पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्ट्रीम। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। अजीत जी, अब बिहार में एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है और यह सवाल इसलिए कि चुनाव सामने है। एनडीए में देखिए, बात बनाने की कोशिश की जा रही है, वहां मनाना सिर्फ चिराग पासवान को है। जेडीयू और बीजेपी में लड़ाई बड़े भाई और छोटे भाई की है। नेतृत्व को लेकर भी आगे बात होगी, लेकिन महागठबंधन में जो स्वाभाविक तौर पर और पिछले कई चुनावों से प्राकृतिक रूप में भी, प्रकृति के हिसाब से भी, मिजाज के हिसाब से भी, मन के हिसाब से भी और मौसम के हिसाब से भी राजद और कांग्रेस जो सहयोगी रहे वह तो बिल्कुल बिखरते ही नजर आ। पता नहीं कांग्रेस ने क्या सोच लिया है, कांग्रेस के मन में है क्या, कांग्रेस चाहती क्या है, कांग्रेस के जो फैसले हो रहे हैं क्या सच में कांग्रेस हरियाणा और दिल्ली की तरह बिहार में आरजेडी को भी निपटा देना चाहती है? यह बड़ा सवाल। या मुकाबले में आरजेडी को कमतर आंक रही है कि यदि हम और हमारी शर्तें मंजूर नहीं तो आप भी कुछ नहीं। अब देखिए, लालू यादव ने कल इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। निवेदक लालू यादव थे, तेजस्वी यादव भी नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बंगले पर, सरकारी बंगले पर, उसके एक दिन पहले नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी और कई मुस्लिम संगठनों के जो नेता हैं उन्होंने बहिष्कार किया। तो लालू यादव ने संदेशा देने की कोशिश की कि देखिए, हमारे यहाँ जमात और मजलिस में कितने लोग जमा होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने, अब तो हम कह सकते हैं, बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता वहां नहीं दिखाई पड़े, चाहे प्रभारी हो, चाहे नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हो, या फिर मदन मोहन झा हो, अखिलेश प्रसाद सिंह हो, कोई भी नहीं। और जब इस बारे में कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछा गया तो उनके सामने कुछ सवाल। देखिए, बात समझना लालू यादव को भी होगा और तेजस्वी यादव को भी होगा, क्योंकि अकेले सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी नहीं थी जो वहां नहीं गई। मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और वहां ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे मुकेश सहनी के साथ शामिल हुए दावत इफ्तार। मतलब पटना में जाना जरूरी नहीं समझा गया लालू यादव की इफ्तार पार्टी में। तो क्या शहाबुद्दीन परिवार से जो रिश्ता सुधारा गया उसकी बुनियाद कमजोर है? ओसामा साहब के भीतर अब भी छटपटाहट है। ओसामा साहब को बेलागंज के उपचुनाव में आंशिक तौर पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके बाद विराम दे दिया गया। क्या उन्हें लग रहा है कि दिखाने के लिए मुझे साथ कर लिया गया, लेकिन इसके बाद मेरी कोई उपयोगिता नहीं? और यदि कांग्रेस का मिजाज यही रहा, महागठबंधन में दूसरे सहयोगी दलों का मिजाज ये भी रहा, और इसके पीछे यह भी कहा जाता है कि आरजेडी किसी सहयोगी से बात नहीं करना चाहती और अब कांग्रेस जो है जवाबी रवैया अपना रही है, हम क्यों बात करें? देखिए, लालू यादव ने कह दिया कोई माई का लाल नहीं है जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक लेगा। यह संदेशा कांग्रेस के लिए भी था, यह संदेशा वीआईपी के लिए भी था, क्योंकि मुकेश सहनी स्वयं को उप मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार हैं। और फिर कांग्रेस कांग्रेस के एक नेता का बयान कई महीने पहले से वायरल है कि बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री कांग्रेस को चाहिए। तो कांग्रेस ने बॉयकॉट कर, लालू यादव अभिभावक है महागठबंधन के, लालू यादव आरजेडी के सर्वे सर्वा हैं और लालू यादव ने चुनाव की कमान संभाल ली। तेजस्वी यादव तो है ही है, भीतर में जो कुछ है, लेकिन बाहरी तौर पर सब दिखने और दिखाने का प्रयास ठीक किया जाता है। तो सवाल यह पैदा होता है कि कांग्रेस असल में बिहार में चाहती क्या है? कांग्रेस बिहार में महागठबंधन की सरकार चाहती है या आसान रास्ता ऐसा बना देना चाहती है कि एनडीए की सरकार आ जाए? तो नारा लग रहा है 2025 में 225, या कांग्रेस को इस बात का गुमान हो गया है कि 2015 में जितनी सीटें आई, 2020 में जितनी सीटें आई, वह कांग्रेस की सीटें थी। 2015 में कोई नीतीश कुमार का योगदान नहीं था, कोई लालू यादव का योगदान नहीं था और 2020 में कोई आरजेडी का सहयोग नहीं था। अजीत जी।
देखिए ज्ञानेश्वर जी, अगर मोटे तौर पर कहें, पहली नजर में जो चीज दिख रही है वो जी ये चीज है कि अलायंस के भीतर सभी जो सहयोगी पार्टियां हैं, जो जी तमाम घटक दल हैं, वो अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल पहली नजर में ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इन तमाम पार्टियों के जो रिश्ते हैं और बिहार की जो राजनीतिक हकीकत है, उसमें ये सोचना अभी जरा जरा मुश्किल है कि कांग्रेस हम्म, अकेले चुनाव लड़ने चली जाए और राष्ट्रीय जनता दल और जो महागठबंधन है उसकी हार का रास्ता बनाए। ये हम्म। सोचना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन ये अभी सोचना तत्काल, अभी चुनाव से 6 महीने लेकिन पहले। हरियाणा और दिल्ली में तो देखा ना, कांग्रेस की जीत पर चली गई। हाँ, हरियाणा, मतलब हरियाणा में कांग्रेस इस वजह से गई क्योंकि कांग्रेस अति आत्मविश्वास में थी कि हम 70-72 सीट जीत रहे हैं। 90 में बिल्कुल से हमारी कोई लड़ाई ही नहीं है, हम 70-72 सीटें जीत रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने 5 सीट का ऑफर दिया था आम आदमी पार्टी तो को। वहां वहां आम आम आदमी आदमी पार्टी ने बदला लिया और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने बदला ले लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब चूंकि आम आदमी पार्टी ने वहां कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा की और उसका जी बदला कांग्रेस ने दिल्ली में लिया, अपनी जगह रिक्लेम करने के लिए। देखिए, मतलब उसके अभी हम उस पर आते हैं आगे इस जी सवाल पर। लेकिन अभी हम्म, पहली नजर में ये दिख रहा है कि ये तमाम पार्टियां पोजीशनिंग कर रही हैं, अपनी हम्म, अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रही हैं, जहां से उनको पीछे नहीं हटना पड़े। पिछले बिल्कुल चुनाव में, 2020 के चुनाव में जो पार्टी जहां खड़ी है, वहां से वो पीछे नहीं हटना चाहती है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस पार्टी हो। जी असली सवाल ये है, और मुकेश सहनी को इसमें डेंट कर, इसमें घुसना है, इस जगह में घुसना है। हम्म, उनको एक जगह बनानी है। वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। उन्होंने 60 सीट की पोजीशन ले ली कि हमको 60 सीटें चाहिए। बिल्कुल तो हम लोग जानते हैं कि क्या असल में क्या बातें हो रही हैं। 25 सीट हम्म, की मान लीजिए बात हो रही है, और उसके ऊपर जो सीटें होंगी उस पर कैंडिडेट आरजेडी देगी। इस सवाल पर भी बात हो, इस सवाल पर भी, इस बिल्कुल मुद्दे पर भी, इस तरीके हम्म, से भी बात। हम्म, लेकिन एक पोजीशन उसने ले ली यार, मुकेश हम्म, सहनी ने। और हम्म, ये कहा गया, आपको भी पता ही होगा, ये कहा गया कि मुकेश सहनी ने जो पोजीशन ली है वो आरजेडी के कहने पर पोजीशन ली है, ताकि हम्म। कांग्रेस को बैक पर ले आया जा सके। जो आपने उस दिन अच्छा, कहा कि पर्दे के ये आप, पीछे की कहानी ये। पर्दे के पीछे की कहानी ये है, जो आपने उस दिन हिंट किया कि लालू जी यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई मुकेश सहनी को 60 सीट चाहिए, कांग्रेस को 70 सीट चाहिए, लेफ्ट को हम्म, 50 सीट चाहिए, तो आप ही लोग ले लीजिए 180 सीट, आरजेडी क्या लड़े। बिल्कुल तो बिल्कुल ये पोजिशनिंग आरजेडी एक तरह से करवा रही है, ताकि कांग्रेस को बैक पर ले आया जा सके। हम्म, ये होती है पर्दे के पीछे की ये कहानियां सब चलती हैं। तो ये पोजीशन मुकेश सहनी ने ली, एक पोजीशन कांग्रेस ने ली हुई है, चूंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा आशंकित है और बिल्कुल असुरक्षित है इस नाते, क्योंकि हम्म, पिछली बार उसको अनुमान से ज्यादा सीटें मिल गई। हम्म, 70 सीटें कांग्रेस को मिल गई थी, जबकि उसके पहले 15 के चुनाव में वो 43 सीटों पर लड़ी थी। 70 हम्म, सीटें इसलिए मिल गई कि कोई तीसरा पार्टनर नहीं था 2020 में। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर तीसरा पार्टनर आएगा तो हमको हमारी सीटें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। बिल्कुल जो 43 प्लस 37 सीटें आई हैं, उन हम्म, 37 सीटों में से मेजोरिटी ऑफ सीट्स जो है सो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो जी कांग्रेस इस आशंका में अभी से अपनी पोजीशन ले रही है, हार्ड एंड पोजीशन कर रही है, ताकि उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बहुत नहीं दबाया जा सके। बिल्कुल आरजेडी भी अपनी पोजीशनिंग इसी वजह से कर रही है, ताकि उसको कम से कम अपनी जगह कंसीड करनी पड़े, कम से कम हम्म, जगह अपनी छोड़नी पड़े। तो ये शुरुआत, ये पहला रिएक्शन है। और जो पहली नजर में जो चीजें दिख रही हैं वो ये जी है, क्योंकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं। देखिए, लेफ्ट की जो तीनों पार्टियां हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और हम्म, इतनी स्ट्रांग है वो पार्टियां कि उनके जीत का प्रतिशत बाकी लोगों से बहुत ज्यादा है। ये हम लोग बार बार चर्चा कांग्रेस करते हैं बिल्कुल कि उनका स्ट्राइक बिल्कुल रेट, लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि 2 सीटें जीते, और कितने कई दशक के बाद ऐसी स्थिति हुई कि माले के 2 एमपी दो लेफ्ट सांसद की चुनाव साइड से जीते जी पहुंचे जी दिल्ली। तो ये हम्म, उनकी स्थिति मजबूत है। और हम्म। अभी अब ये हमको इसलिए भी लग रहा है कि कल एक घटनाक्रम दिल्ली में हुआ, जंतर और मंतर देखिए पर। माले वाले क्या राजनीति कर रहे हैं अपने वोट बैंक को साधने के लिए। वो देखिए, जो सुदामा प्रसाद चुनाव जीते आरा से, उन्होंने एक मांग कर दी है लोकसभा में कि आरा रेलवे स्टेशन का नाम जो है वह कॉमरेड राम नरेश राम के नाम किया जाना चाहिए, और बक्सर रेलवे स्टेशन का नाम कर्पूरी ठाकुर के नाम करना चाहिए। ये विशुद्ध राजनीति है। और हाँ, इसके बाद आरा और बक्सर में उबाल है। देखिए, माले तो अपनी राजनीति कर रही है, अपने जड़ों को गहरी कर रही है। आरा के लोग कह रहे हैं कि आरा रेलवे स्टेशन अरण्य देवी के नाम से है, जो अरण्य देवी आरा की संरक्षक देवी है। आरा जो है वीर कुंवर सिंह की धरती है, वशिष्ठ नारायण सिंह की धरती है। पुतले जलाए जा रहे हैं। सफल उद्यमी है बखोरापुर वाले, बीजेपी के नेता हैं अजय सिंह। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए यह तो नहीं होने देंगे।
उधर देखिए विश्वामित्र सेना वहां कूद पड़ी है बक्सर में, राजकुमार चौबे उसके नेता है, वो कह रहे हैं यह कैसे होगा। बक्सर महर्षि विश्वामित्र की धरती है, कर्पूरी ठाकुर का सम्मान हम करते हैं, च्यवन ऋषि यहीं हुए, च्यवनप्राश का जन्म यहीं से हुआ और भगवान राम ने यहाँ शिक्षा ली, तो बक्सर का नाम कैसे बदलने देंगे। बक्सर का नाम तो महर्षि विश्वामित्र के नाम पर होना चाहिए। लेकिन माले की सोची समझी राजनीति है अति पिछड़ी जातियों को और दलितों को, क्योंकि देखिए माले के बारे में जब इंडियन पीपुल्स फ्रंट था तो कहा जाता था कि हम मूरी कटवा पार्टी और इनके नेताओं की पृष्ठभूमि नक्सली, तो वह अपनी राजनीति और अपनी जमीन को और मजबूत करने में लगी है ऐसे मुद्दों को उछालकर, जो होना नहीं है। हाँ, तो ये मतलब वो पार्टी देखिए, लेफ्ट की तीनों पार्टियां अपनी जगह स्ट्रांग करने की में लगी हैं, अपनी पोजीशन, अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो, और जो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना है चुनाव के लिहाज से, वो अपना कर रहे हैं लोग। यही चीज हम कह रहे हैं कि यही काम कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस को भी अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मजबूत करना है और राजनीतिक नैरेटिव अपना अपने इर्द गिर्द सेट करना है, ताकि कम से कम कॉम्प्रोमाइज करना पड़े जब सीटों की बातचीत के लिए, जब सीट शेयरिंग के लिए बैठे, तो कम से कम कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ये कांग्रेस का भी दबाव है, ये लेफ्ट का ही भी है, और यही पोजीशनिंग आरजेडी की भी है। तो ये पहली नजर में, जो हमने कहा कि पहली नजर में ये लग रहा है कि सब अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, लेकिन सीट आपको क्या शेयरिंग लगता के है लिए वार्ता के टेबल पर बैठने से पहले। आपको क्या लगता है अजीत जी, कांग्रेस के पास जितना कम समय है और जिस प्रकार के बदलाव हुए हैं और बदलाव की बात की जा रही है, कांग्रेस की जमीन तो बहुत कम बची है। सबसे पहली चुनौती है कि प्रदेश कार्य समिति की घोषणा। देखिए, जब राजेश राम अध्यक्ष बनकर आए तो पटना में कोई भौकाल नहीं दिखा, हाँ? तो पहले प्रदेश कार्य समिति बनाएंगे। अब इसमें कितना वक्त लग जाता है, अभी तो 5 साल से आप नहीं बना पाए थे। उसके बाद क्या आप इतने कम समय में बूथ कमेटी बना लेंगे, जिला कमेटियों को पुनर्गठित कर लेंगे। जिला कमेटियों में आधे से अधिक जिला कमेटियों के अध्यक्ष जो हैं वो सवर्ण जातियों के नेता हैं, क्या उन्हें आप रिप्लेस कर पाएंगे। तो कांग्रेस के पास यह चुनौती भी बड़ी चुनौती है। और जिस दूसरे बिंदु की ओर हम कहना चाह रहे थे, इस पर भी आप पाएंगे कि दावते मुसलमानों की मजलिस मुख्य रूप से होती है और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों मुसलमान वोट बैंक पर दावा करती है। तो कल जब लालू प्रसाद की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के नेता नहीं गए तो मुसलमानों ने तो यह महसूस किया ही ना कि दोनों पार्टियों के बीच जो रिश्ते हैं वो सहज नहीं है, असहज है, और यह उनके लिए परेशान करने जैसी स्थिति थी, क्योंकि मुसलमानों की प्रायोरिटी क्या होती है, बीजेपी को हराओ। लेकिन जब वह देखेंगे कि आपस में ही कुनबा बिखरा पड़ा है तो हम क्या करें, यह स्थिति तो पैदा हो ही गई ना। देखिए, एक तो सबसे पहले ये समझिए कि कांग्रेस कोई ग्राउंड लेवल पर बिहार की अपनी तैयारियों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ने लड़ने जा रही। कांग्रेस पार्टी एक बड़े राष्ट्रीय नैरेटिव के हिसाब से बिहार में चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस पार्टी बिहार में नहीं, हर जगह कांग्रेस के प्रति जो एक सद्भाव पूरे देश में दिखा है, उस सद्भाव के आधार पर वो चुनाव लड़ रही है। और इसकी पार्टी के तो हाँ, वो एक लोकसभा चुनाव के साथ नहीं, जैसे जब जब कर्नाटक में चुनाव कांग्रेस जीती है, उसके बाद से चीजें बदलनी शुरू हुई हैं। हालांकि उसके बाद कई राज्यों में कांग्रेस आ रही है, लेकिन कर्नाटक में जो एक नैरेटिव सेट हुआ, कांग्रेस ने कहा, जब ये बजरंग दल के लोग आए, उसने जब कहा कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगा देंगे, तो वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था देश की पॉलिटिक्स का। और जिस तरह से जीती है कर्नाटक में कांग्रेस, वो बड़ी जीत थी। उसके बाद तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीती, और आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी उनकी सरकार है गठबंधन की, और केरल में अगले साल चुनाव है, वहां जीतने की तैयारी कांग्रेस की हो रही है। तो जो दक्षिण से एक माहौल बना, मुस्लिम जो सद्भाव का जो मैसेज बना, वो लोकसभा में दिखाई दिया जब कांग्रेस के 99 सांसद जीते। और फिर से कर्नाटक में आरक्षण को लेकर मुद्दा गर्म हो गया। कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकारी ठेकों में, सरकारी खरीद में 4% आरक्षण मुस्लिम समाज को देने का बिल पास करा लिया है। अभी लाख विरोध हो रहा हो तो वो पास करा लिया। उससे कांग्रेस ने ये नैरेटिव सेट किया है देश में कि वो असली वही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है और उसको हरा सकती है राष्ट्रीय स्तर पर। तो मुस्लिम समाज का एक मतलब राज्यों में हार जीत की परवाह किए बगैर मुस्लिम समाज कांग्रेस की तरफ एक रुझान दिखा रहा है। इसी वजह से दिखा रहा है कि वो बिना डरे अपना, बाकी दूसरी प्रादेशिक पार्टियां आगे हटती हैं, पीछे हटती हैं, आगे बढ़ती हैं, उन पर भरोसा नहीं बन रहा है जैसा कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। तो इसी माहौल का, इसी का फायदा कांग्रेस उठा करके बिहार में भी अपनी पोजीशनिंग कर रही है। ये दिखाना चाह रही है कि कम हो, लेकिन अगर हम अकेले लड़ेंगे तो हमको वोट मिलेगा, और इतना वोट मिलेगा कि हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ मैसेज हो रहा है, कांग्रेस ऐसा करेगी नहीं। देखिए, हम अब करेगी बिल्कुल नहीं। जैसा अभी आपने कहा ना कि दिल्ली में हरियाणा का बदला कांग्रेस ने लिया, तो दिल्ली में कांग्रेस के पास एक सुविधा थी कि उसको अरविंद केजरीवाल से लड़ना था,
जिनके बारे में मोटे तौर पर यह धारणा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और उनके बारे में धारणा है कि आरएसएस ने उनको खड़ा किया। जब आंदोलन हुआ अन्ना हजारे का, तो उसके पीछे आरएसएस और बीजेपी की ताकत थी। वो अपने को घोर हिंदूवादी नेता साबित करने से कतई पीछे नहीं हटते। तो ये उनको हराने के लिए अगर कांग्रेस आई तो इस बात को उतना बुरा नहीं माना गया कि चलिए अब मतलब केजरीवाल से भी कौन सा मुसलमानों को बड़ा लाभ हो रहा था। उन्होंने तो कोरोना के समय जो किया वो तो बीजेपी भी नहीं करती है। जिस तरह से उन्होंने तबलीगी जमात को बदनाम किया, तबलीगी जमात के ऊपर कार्रवाइयां की उन्होंने, और जब उनको टारगेट किया गया, तो जब दिल्ली के दंगों में जब उनको टारगेट किया गया तो केजरीवाल कहीं खड़े नहीं हुए। केजरीवाल का आचरण पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस की तरह रहा। तो उनको हरवाने में कांग्रेस ने उनको हरवा दिया, तो इसको मुस्लिम जमात ने बुरा नहीं माना। लेकिन लालू यादव को आप नहीं हरवा सकते हैं। लालू यादव को हरवाने के लिए आप खड़ा होंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर जो मैसेज आपके लिए बना है वो मैसेज डाइल्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप पर विश्वास हो जाएगा कि आप अपने को पुनर्जीवित करने के लिए, या ऊपर आपकी कोई सेटिंग हो गई है जिस सेटिंग की वजह से आप जो है सारे एलआई पार्टनर जो मजबूत भाजपा विरोधी पार्टियां हैं उनको हरवा रहे हैं। तो कांग्रेस ये मैसेज नहीं बनने दे सकती है। ये कांग्रेस पोजिशनिंग कर रही है अपनी, जैसे बंगाल में भी कर रही है। अभी 4 दिन पहले बंगाल के कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें जो नए अध्यक्ष वहां के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार भी थे और पुराने अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी थे। वहां ये मैसेज, वहां ये बाकायदा डिसीजन हुआ, राहुल गांधी और खड़गे थे, ये डिसीजन हुआ कि आप बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को भी अटैक करिए, केंद्र की बीजेपी सरकार को भी अटैक करिए और बंगाल सरकार को भी अटैक करिए। जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो हम लोग बैठ के करेंगे, अगर तालमेल की बात होगी तो। लेकिन उसके पहले ममता सरकार को भी टारगेट करिए। वहां भी आप जोखिम कांग्रेस नहीं ले सकती है कि अकेले लड़ने जाए ताकि ममता बनर्जी को नुकसान हो। अगर ममता बनर्जी तैयार होती है तो कांग्रेस तालमेल करेगी। वही स्थिति बिहार में है। बिहार में तालमेल के पहले, सीट शेयरिंग के पहले अपनी ताकत बढ़ाने, अपनी ताकत दिखाने, अपना नैरेटिव सेट करने, अपनी पोजीशन मजबूत करने, इसकी कोशिश हो रही है। और ज्ञानेश्वर जी, हम अभी जो कह रहे थे कि कल एक घटनाक्रम जो दिल्ली में हुआ, जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हुआ इंडिया ब्लॉक की तमाम पार्टियों के स्टूडेंट्स विंग का, वो आप बिहार में देखिए। बिहार में कांग्रेस के नेता लालू यादव की इफ्तार पार्टी में नहीं गए, लेकिन छात्र राजद के तमाम नेता कल जंतर मंतर पर मौजूद थे राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए। मतलब छात्र राजद के लोगों ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया। जिस आंदोलन का आयोजन इंडिया ब्लॉक की तमाम पार्टियों के छात्र संगठनों ने किया, उसमें एनएसयूआई के लोग थे, उसमें जो सीपीएम का स्टूडेंट विंग है एसएफआई उसके लोग थे, सीपीआई एमएल का जो स्टूडेंट विंग है आईसा उसके लोग थे, सीपीआई का स्टूडेंट विंग जो है एआईएसएफ उसके लोग थे, छात्र राजद के लोग थे, समाजवादी छात्र संगठन के लोग थे और मुस्लिम छात्र संगठन के लोग थे, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जो है उसका। और राहुल गांधी के चुनाव में सारे लोग अलग-अलग लड़ रहे हैं। सारे लोग बिहार में अलग-अलग लड़ रहा है, एनएसयूआई अलग लड़ रहा है। हाँ, तो सारे लोग बिहार में अलग लड़ रहे हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ में के चुनाव में भी सब अलग-अलग लड़े थे। लेकिन कल ये एकजुटता दिखाई गई, राहुल गांधी को बुलाया गया और उसमें वहां राहुल गांधी ने बड़ा अपना लंबा चौड़ा भाषण दिया, जो मोटे तौर पर एकदम आइडियोलॉजिकल भाषण था, जो आरएसएस बीजेपी को लेकर के और शिक्षा संस्थानों पर बीजेपी आरएसएस के कंट्रोल को लेकर के जो वो बोलते हैं। तो एक तरफ आप एकजुटता दिल्ली में दिखा रहे हैं जहां से राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज बनना है, एक नैरेटिव बनना है। तो हम इस बात को लेकर के चल रहे हैं कि आप संसद में एकजुटता दिखा रहे हैं। संसद में जब हर हफ्ते पहले बैठक हो रही है, सुबह में कार्यवाही शुरू होने के पहले खड़गे के चैम्बर में तो सारी पार्टियां वहां जुट रही हैं, एक साथ आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन में एक साथ आप शामिल हो रहे हैं। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी एक जंतर मंतर पर पिछले हफ्ते धरना हुआ वक्फ बोर्ड के लेकर के, उसमें भी सारी पार्टियां गई, कांग्रेस के भी लोग गए, तृणमूल के भी लोग गए, सब गए। तो आप यहाँ एकजुटता दिखा रहे हैं, वहां भी एकजुटता है, लेकिन आप अभी दिखा करके अपनी पोजीशन कमजोर नहीं करना चाह रहे। अगर आज कांग्रेस पार्टी पोजीशन कमजोर कर ले, लड़ाई नहीं लड़े, मतलब अपना कोई कैंपेन नहीं चलाए, तब तो फिर आरजेडी से आप क्या किस आधार पर बार्गेन करेंगे? अपना नैरेटिव सेट करके, अपना कैंपेन चला करके कांग्रेस ये मैसेज देना चाह रही है कि हम इंडिपेंडेंटली भी एक फोर्स है, हमको उस फोर्स के तौर पर क्या पर्दे के पीछे जो फैसला हुआ होगा कि लालू यादव की इफ्तार पार्टी में नहीं जाना है, यह फैसला दिल्ली के लेवल पर हुआ होगा कि कृष्णा अलबरू और राजेश राम ने फैसला कर लिया होगा कि नहीं हम नहीं जाते हैं, जिनको जो समझना। क्योंकि जब नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों के नेता नहीं गए तो चाहे राजद हो चाहे कांग्रेस वाले वाहवाही बटोरने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अगले ही दिन अपने ही भीतर झांक के 3 पार हो गए। यह फैसला किसने किया होगा? क्या कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने सीधे तौर पर राजेश राम और कृष्णा अलबरू को फ्री हैंड दे दिया है, कन्हैया कुमार को फ्री हैंड दे दिया है कि जो करना है आप करो?
देखिए वो ये डिसीजन तो मान लीजिए प्रभारी का होगा, जो कृष्णा अलावरू हैं। जी कांग्रेस में क्या है कि प्रभारी का सिस्टम बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग सिस्टम है। प्रभारी ही जी पार्टी आला कमान के आंख नाक कान सब होते हैं, प्रभारी को ही डिसाइड करना होता है। तो हम्म जब आप एक ये क्या, ये कोई स्ट्रेटेजी का डिसीजन नहीं है, ये हम्म टैक्टिकल डिसीजन है। देखिए स्ट्रेटेजी का डिसीजन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठेंगे, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी होंगी और कृष्णा अलावरू होंगे, दूसरे लोग होंगे, तब होगा। स्ट्रेटेजी का डिसीजन एक बार हो गया है कि हम जी लोगों को अपनी एक अलग स्ट्रेंथ बनानी है, अपना एक नैरेटिव बनाना है, और उसमें बिल्कुल हम लोग राजेश राम के दलित होने का इस्तेमाल करना है, कन्हैया कुमार के फायर ब्रांड लीडर होने का, यूथ फायर ब्रांड लीडर होने का नैरेटिव बनाना है, पप्पू यादव के की पॉपुलैरिटी जो है उसका इस्तेमाल करना है हम लोगों पप्पू को। यादव की बात भी हम करेंगे इस एपिसोड में, इसी एपिसोड में पप्पू यादव की बात करेंगे और तारिक अनवर की भी बात करेंगे। गुजरात में जो इन लोगों का कन्वेंशन होने जा रहा है, ड्राफ्ट कमेटी में तारिक अनवर को रखा गया है। और पप्पू यादव, देखिए पप्पू यादव भी बहुत कंफर्ट नहीं है। जो यह बदलाव हुआ है इसके बाद उन्हें लग रहा है कि उन्हें तो कुछ मिला नहीं और कोई रास्ता भी नहीं बचा है, सिर्फ अभियान समिति बचा है। पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद किस तरीके से मेहनत की झारखंड में और किस तरीके से मेहनत की दिल्ली में, लेकिन अब पप्पू यादव को लग रहा है कि मैं तो ठगा गया, मुझे क्या प्राप्त हुआ। और पहले वो एक राजनीतिक पार्टी चला रहे थे जहां, तो पप्पू यादव के बारे में भी खबर है कि उन्होंने 15 अप्रैल तक नेतृत्व को कहा है कि आप मेरे बारे में फैसला कर लीजिए, नहीं तो मेरे रास्ते खुल जाएंगे। नहीं, अब सवाल है कि ज्ञानेश्वर जी, क्या कांग्रेस क्या फैसला करेगी? उनको कोई पद कैसे दे सकती है जब वो निर्दलीय एमपी है? हाँ नहीं, वो यह भी चाहते हैं कि आप कह दीजिए कि मेरे इतने लोगों को टिकट मिलेगा। हाँ, ये हो जाए, ये बात हो सकती है। तो ये तो पर्दे के पीछे की बात हुई ना। उनको जी आधिकारिक रूप से अब कांग्रेस अगर ज्वाइन करेंगे तो सदस्यता पर खतरा होगा। और आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि इस समय स्पीकर 2 मिनट टाइम लगेगा, अगर उनको कंप्लेन हो जाएगी कि इनकी सदस्यता खत्म करिए, स्पीकर सदस्यता खत्म कर देंगे, फिर नए सिरे से चुनाव में जाना होगा। तो ज्वाइन करने का रास्ता तो अब नहीं है, और बिना ज्वाइन किए कांग्रेस कोई आधिकारिक पद कैसे दे दे? तो ये बिल्कुल दुविधा है, ये दुविधा रहेगी। लेकिन सीटों के बारे में बात हो सकती है पर्दे के पीछे से, कैंपेन के बारे में बात हो सकती है पर्दे के पीछे से, और फिर वो उनका इस्तेमाल कर सकती है कांग्रेस। देखिए कांग्रेस उनको नहीं यूज करने जा रही है, कांग्रेस उनको ट्रम्प कार्ड मान रही है अपने सहमात की राजनीति में। लालू यादव बिल्कुल के साथ जो सहमात का खेल हो रहा है उसमें पप्पू यादव ट्रम्प कार्ड है। कांग्रेस को पता है कि जो सीमांचल का पूरा इलाका है वहां लालू यादव बड़े नेता थे, छोड़ दीजिए तेजस्वी यादव की लोकप्रियता ऐसी नहीं है कि पप्पू यादव को मात दे दें। हाँ वहां हाँ, पप्पू यादव तेजस्वी खड़ी पड़ यादव जाएंगे ने मुस्लिम जाकर यादव की समीकरण। तेजस्वी यादव ने जाकर पूर्णिया में इफ्तार पार्टी की और उसी दिन की जब पप्पू यादव भी कर रहे थे, तो वहां एक शक्ति प्रदर्शन हो गया। किसकी इफ्तार पार्टी में ज्यादा लोग थे इसकी विवेचना हम नहीं करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को इफ्तार पार्टी करने के लिए पूर्णिया जाना पड़ा। आमतौर पर वह पटना छोड़कर कहीं और नहीं जाते थे। हाँ, तो ये उनको पता है कि इस सहमत के खेल में कांग्रेस इनको ट्रम्प कार्ड की तरह यूज कर रही है। तो हमको बिल्कुल अपना स्ट्रेंथ दिखाना है, इनको कमतर दिखाने के लिए, इनको कमजोर दिखाने के लिए। तो ये दोनों जी तरफ सहमत का खेल है। तो कांग्रेस की जो पहले सवाल जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे वो ये है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन तो कांग्रेस का हो गया होगा टॉप लेवल पर, कि हम लोगों को इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक के साथ ही रहना है, महागठबंधन के साथ ही रहना है, लेकिन अपनी पोजीशन हार्डेंड करके रखनी है, सॉफ्ट पोजीशन नहीं करनी है ताकि हमको दबाया जा सके। एक बिल्कुल स्ट्रेटेजिक डिसीजन। उसके बाद अब बाकी चीजें जो होंगी वो टैक्टिकल डिसीजन है। टैक्टिकल डिसीजन का मतलब कि कहाँ किस तरह से कन्हैया कुमार का इस्तेमाल करना है, क्या उनका रूट बनवाना है, उनसे क्या बुलवाना है, और कोई जी जैसे इस तरह की एक सोशल गैदरिंग हुई है, इफ्तार की पार्टी हुई, तो उसमें कांग्रेस को नहीं जाना है। ये टैक्टिकल डिसीजन है। हालांकि ये टैक्टिकल डिसीजन भी ठीक नहीं है। आप क्यों नहीं जाएंगे उनकी इफ्तार पार्टी में? अब कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं कि बुलाया ही नहीं गया, न्योता ही नहीं आया लालू यादव की तरफ से। तो अगर न्योता नहीं आया तो ये टैक्टिकल मिस्टेक लालू यादव के यहाँ से, लालू यादव के एंड से है। लालू यादव इसका नहीं, मतलब उसको कांग्रेस से कहा ज्यादा जा घबरा सकती गए। है। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि सभी को न्योता दिया गया। और देखिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति हैं, वे कह रहे हैं कि देखिए हमारी पार्टी ने मुजफ्फरपुर में इफ्तार पार्टी का आयोजन पहले तय कर दिया था कि 24 तारीख को होगा। आरजेडी का आयोजन बाद में तय हुआ, इसलिए हमारे नेता मुकेश सहनी नहीं पहुंचे लालू यादव की इफ्तार पार्टी में। तो यह बात तो नहीं मानी जा सकती है कि न्योता नहीं मिला था। हाँ, लेकिन मुकेश सहनी की इफ्तार पार्टी में ओसामा साहब का शामिल हो जाना। और दूसरी बात हम यह भी समझना चाहेंगे कि जो आप कह रहे हैं कृष्णा अल्लाबरू ने फैसला किया होगा या कन्हैया कुमार की पोजीशनिंग के बारे में, अभी इंडियन एक्सप्रेस में कन्हैया कुमार का इंटरव्यू छपा है जिसमें कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, तेजस्वी यादव को परेशानी है तो वह समझे। तो क्या कांग्रेस
दो तरीके की रणनीति पर काम कर रही है, शॉर्ट टर्म जो इस चुनाव के लिए है और लॉन्ग टर्म जो आगे के लिए है। हाँ, तो देखिए अभी वो कांग्रेस में एक बात हुई है जो दिसंबर में बेलगावी अधिवेशन था, जो कर्नाटक के बेलगावी में अधिवेशन हुआ, जब महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने के मौके पर जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में यह तय किया गया कि ये पूरा साल 2025 का साल जो है वो संगठन का साल होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम पूरे साल संगठन पर काम करेंगे, संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे। तो वो एक योजना के तहत संगठन की मजबूती के लिए काम किया जा रहा है। दूसरी चीज जो कर्नाटक से ही तय हुई है वो ये है कि कांग्रेस को अपना मुस्लिम, दलित और फॉरवर्ड का, ब्राह्मण का वोट आधार वापस हासिल करने की राजनीति करनी है। इसकी भी राजनीति हो रही है, इसकी भी तैयारी आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक दलित और पिछड़े भी बनाए गए हैं, लेकिन दलित अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं और मुस्लिम को महत्व दिया जा रहा है। ये एक बात कांग्रेस की स्ट्रेटजी में दिख रही है। तो ये लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी होगी। उस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, झारखंड भी है, बंगाल भी है, सब है, हर स्टेट है जहां कांग्रेस अपनी जो शुरुआती जो प्राइम पोजीशन थी उसको लूज करके अब सब सर्विएंट हो गई है वहां की लोकल पार्टीज के। उन तमाम स्टेट में अपनी स्ट्रेटजी बना रही है कांग्रेस लॉन्ग टर्म के लिए। ये जो अभी चीजें हो रही हैं, ये एक लोकसभा चुनाव, अभी अगला विधानसभा चुनाव जो है नवंबर में, उसकी स्ट्रेटजी भी बन चुकी है, उसकी भी तैयारी अपनी हो गई है। और ये मोटे तौर पर आप मानिए, जो कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं कि अगर बहुत ही कोई पहाड़ टूटने जैसी बात नहीं हो जाए तो कोई अलग नहीं होने जा रहा है, साथ ही लड़ना है, हम लोग को एक साथ ही लड़ना है, इंडिया ब्लॉक को साथ ही लड़ना है। ये सीटों के बंटवारे से पहले की एक पोजीशनिंग है और वो टैक्टिकल डिसीजंस वहां लेंगे लोग, जिसमें अलवरू हैं, कन्हैया कुमार हैं और राजेश राम है। बाकी कांग्रेस में आपको पता है कि एक बार जो लोग हट जाते हैं, उस सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, उनकी ज्यादा राय नहीं ली जाती। तारिक अनवर भी हैं, पप्पू यादव हैं, कृष्णा अलवरू हैं, कन्हैया कुमार हैं और राजेश राम। आप मान के चलिए कि ये 5 लोग वहां के बारे में डिसीजन ले रहे हैं, वहां के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वहां के बारे में टैक्टिकल डिसीजन, जो छोटे छोटे रोजमर्रा के डिसीजन है वो डिसीजन ले रहे हैं। तभी ये टैक्टिकल ही स्टैंड है कि कन्हैया कुमार ने कहा कि हमको तेजस्वी के साथ मंच साझा करने में कोई दिक्कत नहीं। आपको याद होगा इससे पहले जो कार्यक्रम हुआ था, जिस मंच पर कन्हैया कुमार पहुंच गए और तेजस्वी नहीं पहुंचे, और तमाम नेता पहुंचे, और ये हमको लगता है 6 महीने साल भर पहले का, लोकसभा चुनाव के पहले का कार्यक्रम था। तो तेजस्वी नहीं गए कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करने। अगर तेजस्वी नहीं जाते हैं तो ये उनकी टैक्टिकल गलती है। उन्होंने ये पता करना चाहिए है कि तेजस्वी ने, लालू यादव ने क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात की कि हम इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, आपको आना चाहिए आपको। ये अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये उनके टैक्टिकल मिस्टेक है। और हम ये भी कह रहे हैं कि नहीं जाकर के भी कांग्रेस ने कोई टैक्टिकल बहुत अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि आप तो इफ्तार पार्टी नहीं देने जा रहे हैं, आप तो दे नहीं रहे इफ्तार पार्टी। वो एक समय था, जो हमको ध्यान आ रहा है, पिछले 10 साल में दिल्ली में एक इफ्तार पार्टी कांग्रेस की तरफ से दी गई। लेकिन अखिलेश सिंह लगातार दे रहे थे। हाँ, अखिलेश सिंह अपना देते रहे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो ऑफिशियल इफ्तार हम देखे दिल्ली में, वो एक हुआ ताज होटल में किया था। हमको लगता है वो भी 7-8 साल 9 साल पहले की बात होगी, 7-8 साल पहले की बात होगी, जब उसमें अखिलेश बाबू भी आए थे, पत्रकारों को भी बुलाया गया था, हम सब लोग थे वहां, मिले थे हम लोग, तमाम कांग्रेस और सहयोगी पार्टी सबके नेता जुटे थे। उसके बाद कांग्रेस ने कोई इफ्तार की पार्टी नहीं दी। तो आप अपनी इफ्तार की पार्टी या तो देने जा रहे हो, ये हो कि बिहार में कांग्रेस की 30 मार्च के पहले इफ्तार की पार्टी देगी, अपनी देने जा रहे हैं, तब तो अलग बात है। नहीं तो अगर अलायंस पार्टनर की इफ्तार की पार्टी हो रही थी और आपका कोई इस तरह का क्लैश स्ट्रेटजिक नहीं हो रहा था, क्लैश जैसा मुकेश सहनी का हो रहा था, तो जाना चाहिए था। उसमें जाने में उसमें इफ्तार की पार्टी में जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, अगर आप अपने तरफ से नहीं दे रहे हैं तो। ये समझना चाहिए कांग्रेस को कि चाहे कटिहार की सीट हो, चाहे किशनगंज की सीट हो, उसकी जीत में मुस्लिम समाज का योगदान है। उसी वजह से आप चुनाव जीते हैं वहां, जिसके दम पर आप कह रहे हैं कि हम 3 अयोध्या मुसलमानों ने नहीं हारा है। अयोध्या में यादव जो है वो राष्ट्रभक्त यादव हो गए, राष्ट्रवादी हो गए इन मौके पर। हाँ, राष्ट्रवादी हो गए, ठीक है ना। हाँ। इसलिए आप मतलब हम राष्ट्रभक्त जो बीजेपी के परिभाषा में जो बीजेपी के साथ है वही राष्ट्रभक्त है, बाकी तो वो जानते ही क्या कह देते हैं। तो और देखिए, जो आपने कहा कि, और हमने भी कहा कि कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि मुझे मंच साझा करने में परेशानी नहीं है, तो तेजस्वी यादव यदि कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करेंगे तो सीमांचल में पप्पू यादव के साथ भी मंच साझा करना होगा। हाँ, करना होगा, ये दुविधा होगी उनके सामने। और फिर ये चिंता जो उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, और आपने कहा कि सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं है, चैलेंजर बनने की बात नहीं है, भाषण शैली की भी तुलना होने लगेगी कि तेजस्वी कैसा बोले और कन्हैया ने कैसा बोला।
तो वो हम्म। भाषण शैली की तुलना होने लगेगी। भाषण की तुलना आजकल आप जान रहे हैं कि जो सोशल मीडिया की ताकत है, मतलब चंद घंटों में सारा प्रदेश जान जाएगा कि कौन अच्छा वक्ता है, किसके पास कंटेंट है, कौन बढ़िया नेता है। ये तुलना होने जी, लगेगी, तो इसको अवॉइड बिल्कुल। करेंगे तेजस्वी यादव। हमको लगता है कि चुनाव आने के पहले शायद ही वो शेयर करेंगे मंच, जहां से हम्म, कोई इस तरह का भाषण देने का मंच, कोई मतलब चुनाव के समय हो सकता है शेयर करे, क्योंकि वो तो चुनावी भाषण होगा और 10-10, 20-20 सभाएं होंगी एक दिन में, उस दिन कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे। जी, अभी ये हमको खाली ये चिंता इसमें इन लोगों की राजनीति देख करके एक जो सवाल आ रहा है दिमाग में, चिंता उसको हम्म, क्या कहेंगे, वो ये है कि आप कहीं अपनी पोजिशनिंग के चक्कर में दूरी इतनी तो नहीं बढ़ा लेंगे कि जब रिकॉन्सिलिएशन की बारी आए तो आप लोगों में बने ही नहीं बात, फिर तनाव ज्यादा बिल्कुल हो बस जाएगा, बात तनाव नहीं, ज्यादा हो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, वही मैं कहना चाह रहा था। कि आप हाँ, इतने दूर तो नहीं चले जाएंगे कि हाँ, नजदीक आने में दिक्कत हो जाए, जैसे लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में हुआ कि आप जी, 6 महीने में ही, 4 महीने के अंदर ही इतनी दूर चले गए कि जब तक आप लोग नजदीक आते तब तक सब नुकसान हो चुका था, तब तक जी, सारी मतलब जो डैमेज होना था वो हो चुका था। सारी हम्म, पार्टियां, जो खासतौर से मतलब 2 पार्टियां, एक तो उसमें हम लोग सुने हैं ना कि 2 बंदरों की लड़ाई में या 2 बिल्लियों की लड़ाई में जो फायदा उठाता है तीसरा पक्ष, वो उस तरह से शरद पवार फायदा उठा रहे थे, लड़ रहे थे बिल्कुल, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, और फायदा उठा रहे हम्म, थे शरद पवार। तो हम्म, वो सब पार्टियां ये कि हम बड़ी पार्टी होंगे, हम ज्यादा सीट लड़ेंगे, हम विनिंग सीट लड़ेंगे, इस चक्कर में चुनाव के घोषणा के बाद तक आप सीट शेयरिंग करते रहे। बाद में जी, सबने अफसोस जताया कि हम लोगों ने पहले कर लिया रहता तो इस तरह का कर लिया रहते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। वैसा हम्म, अफसोस करना ना पड़ जाए बिहार में। इतनी दूर मत बिल्कुल, ले जाइए इस बात को खींच करके कि आप महाराष्ट्र टाइप की स्थिति हो जाए आपकी, कि हम्म, अंतिम समय तक आप सीटों में उलझे रहें और तब तक एनडीए की लड़ाई, एनडीए आपसे 4 स्टेप आगे निकल जाए। दूरी बनाना, बिल्कुल, आपको पोजिशनिंग करनी है, ज्यादा सीट हम्म, के लिए दबाव बनाना है, शाह-मात का खेल भी करना है, ये गठबंधन के अंदर होता रहता है। लेकिन उसमें कटुता नहीं बढ़ानी होनी चाहिए है, और इतनी जी। दूरी नहीं बढ़ानी चाहिए कि जहां से वापसी संभव नहीं। चलिए, तो देखिए पोजिशनिंग कीजिए, लेकिन इतने दूर मत चले जाइए कि फिर दिल कभी मिले ही नहीं और बिहार में एनडीए की बहार हो जाए, लड़ाई बचे ही नहीं। तो आगे क्या, यह भी हम आपको बताते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव स्विच को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्विच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, एंड नेक्स्ट पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।